देखिए 2022 में मैंने भी एक साधारण इन्वेस्टर की तरह अपनी एसआईपी की जर्नी शुरू की। बट मेरे को नहीं पता था कि 3 साल के अंदर ही मेरा पोर्टफोलियो जो है वो 16,28,000 पे पहुंच जाएगा। और क्या मैं इस पोर्टफोलियो का जो टारगेट है वो 100 CR रखूंगा लॉन्ग टर्म में, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन से चीजें बहुत ज्यादा अच्छी चल रही हैं, तो मैं आज इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा कि पोर्टफोलियो कैसे ऑल टाइम हाई पहुंचा और क्या इस पोर्टफोलियो के टारगेट है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। देखिए इस पोर्टफोलियो के अंदर मैंने कुछ टारगेट डिसाइड किए हैं। तो देखिए पहला टारगेट जो मैं अचीव करूंगा वो ज्यादा दूर नहीं है, उसके लिए सिर्फ अभी 2 साल ही है। 2028 में मेरे को पहला टारगेट अचीव करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट है वो 1 CR का है। उसके बाद जो अगला टारगेट है, जिसको मैं थर्ड टारगेट अपने पोर्टफोलियो का बता रहा हूं, वो 10 करोड़ का है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल जो मेरा टारगेट है, जो मेरा फोर्थ टारगेट है, देखिए वो 100 करोड़ का है और वो मेरे को 2052 तक अचीव करना है। देखिए इन टारगेट को मैं कैसे अचीव करूंगा और साथ ही साथ पोर्टफोलियो का पूरा एक डिटेल ओवरव्यू आपको देता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो की। देखिए दिसंबर 2022 से मैंने एसआईपी शुरू की और जो है मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा था। स्टार्टिंग में तो शुरू में 2,80,000 का प्रॉफिट मेरे को मिल रहा था और 40% का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा था। 12 सितंबर 2024 की बात है। बट वहां से देखिए मार्केट ने थोड़ा सा जो है वो डाउन हुआ और थोड़ा सा एक क्रैश आया स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर, जिससे मेरा पोर्टफोलियो जो है 40% के रिटर्न से सीधा 2-2.5% के रिटर्न पे पहुंच गया। बट वहां पे मैं घबराया नहीं, मैंने यहाँ से लमसम किया। लमसम करने के बाद पोर्टफोलियो जो है फिर से 2,60,000 का प्रॉफिट देना शुरू कर दिया मई 2025 से जुलाई 2025 तक। ठीक है। और अभी आपको रिसेंटली जो पता है कि ईरान और यूएसए की वॉर की वजह से मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला था, बट अभी मार्केट फिर रिकवर हो गई है। तो पोर्टफोलियो जिससे क्या है ऑल टाइम हाई पे चला हुआ है। बट जब मार्केट के अंदर देखिए और भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अभी 14% का रिटर्न दिखा रहा है। अगर ये फिर से मेरे को 40% का रिटर्न देता है तो पोर्टफोलियो जो है वो सीधा 16 लाख से यहाँ पे 20 लाख पे पहुंच जाएगा। ठीक है। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट जो टारगेट है मेरा उसको मैं कैसे अचीव करूंगा। देखिए 25 लाख का टारगेट है। ठीक है। तो 2028 के मार्च तक मेरे को ये जो है नंबर वो अचीव करना है। तो इसमें देखिए मैं 20,000 रुपए की एसआईपी जो है वो कंटिन्यू रखूंगा और साथ ही साथ जो ये अमाउंट है इसके ऊपर अगर मेरे को रिटर्न मिलता है, मैं स्टार्टिंग में जो रिटर्न रिज्यूम कर रहा हूँ वो 15% कर रहा हूँ। ठीक है। तो 15% का अगर रिटर्न मिलता है तो देखिए इसके बाद जो है वो 25 लाख का पोर्टफोलियो मेरा यहाँ पे पहुंच जाएगा। चलिए इसको अब मैं एक जो है कैलकुलेशन के साथ आपको समझाता हूँ। तो चलिए भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे फर्स्ट टारगेट के। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा 20,000 का एसआईपी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, तो मैं मंथली इन्वेस्टमेंट में जो है वो 20,000 रुपया डाल देता हूँ। ठीक है। रिटर्न की बात करूँ तो मैं 15% का रिटर्न लेके चल रहा हूँ। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो मेरे सारे फंड का लगभग जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.6 से लेके 0.8 तक है। तो मैं 0.8 जो है वो हाईएस्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पीरियड तो हमारे पास सिर्फ 2 साल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2026 से लेके 2028 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो सिर्फ मेरे पास जो है यहाँ पे 2 ही साल है। ठीक है। तो 2 सालों के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ। उसके बाद एडवांस वाले ऑप्शन को जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ये पूछ रहा है कि अभी आपका पोर्टफोलियो कितने का है। तो मैं यहाँ पे 16,28,000 रुपए का जो है यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए 6% का रखता हूँ और साथ ही साथ देखिए मैं जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है उसको कैटर करने के लिए टॉपअप भी करूंगा 6% का। तो साथ ही साथ जो अमाउंट ऐड होगा वो 6% का होगा। ठीक है। तो स्टार्ट डेट 2026 है। तो इसके लिए देखिए अब इसको कैलकुलेशन वाले बटन पे जो है दबाते हैं तो यहाँ पे पता चलेगा कि जो मेच्योरिटी अमाउंट निकल के आ रहा है, ठीक है, तो वो कितना निकल के आ रहा है। देखिए 27 लाख का जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे हो जाएगा। हालांकि मेरा जो टारगेट है वो 25 लाख का है, बट देखिए यहाँ पे मार्केट जो है वो 70% रोल प्ले करेगा, क्योंकि सिर्फ 2 साल है और 2 साल के अंदर मेरे को जो रिटर्न है वो अगर 15% का कंटिन्यू मिलता है तभी ये टारगेट अचीव हो पाएगा। अदरवाइज ये टारगेट नीचे रह सकता है और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है, वो जल्दी अचीव हो जाएगा। क्योंकि जब जब मार्केट गिरता है और उसके अंदर आपका एसआईपी लगता है तो आपको जो है म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट बाय करने को मिलते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में और अच्छे से प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टारगेट की अभी बात कर लेते हैं। तो चलते हैं भाई देखिए एसआईपी अमाउंट में। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2028 के बाद देखिए मेरा कार लोन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 2028 के बाद तो जो 20,700 रुपया मेरी कार की ईएमआई जाती है तो वो यहाँ पे बंद हो जाएगी, जिससे बाद मेरी जो एसआईपी है वो सीधा 40,000 रुपये मैं यहाँ पे करूंगा और साथ ही साथ 6% का स्टेपअप भी करूंगा साथ में, जो मैंने पहले डिस्कशन किया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या करते हैं हम, अभी 20,000 की जो एसआईपी है इसको यहाँ पे 40,000 की कर देते हैं। ठीक है। तो 40,000 रुपये का यहाँ पे एसआईपी हो गया। उसके बाद रिटर्न को मैं सिर्फ 15% ही एग्ज्यूम करूंगा, एक्सपेंस रेशो सेम रहेगा। अभी मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है इसको यहाँ पे चेंज करता हूं। तो देखिए 2034 तक मेरे पास जो है कुल मिला के 8 साल है। ठीक है। तो मैं 8 साल यहाँ पे डाल देता हूं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि अभी 8 साल नहीं, यहाँ पे 6 साल डाल देता हूँ, क्योंकि 2 साल हम एडवांस चल चुके हैं। ठीक है। तो 2028 में अभी हम पहुंच गए हैं। उस टाइम पे जो पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी वो 25 लाख मैं मान के चल रहा हूँ। हालांकि आपने देखा है, देखिए 27 लाख रुपए यहाँ पे आ रहा था, तो मैं यहाँ पे 25 लाख जो है पोर्टफोलियो की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। ये हो गया 25 लाख। ठीक है। इन्फ्लेशन शेयर रहेगी, टॉपअप परसेंटेज सेम रहेगा। चलिए अभी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जो मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1,18,00,000 रुपए। ठीक है। तो मेरा जो दूसरा टारगेट है वो भी यहाँ पे अचीव हो सकता है, जिसके अंदर मार्केट जो है 40% तक जो है रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि 8 साल है और 8 सालों में भी रिटर्न जो है वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। अभी बात कर लेते हैं भाई नेक्स्ट टारगेट की। तो देखिए अभी हमारे पास जो है
वो नेक्स्ट टारगेट आएगा 18 साल बाद, ठीक है। तो अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हम भी पहुंच चुके हैं 6 सालों बाद यानी 2034 में। तो 2034 से जो है मेरा नेक्स्ट टारगेट है 2044 का, तो मेरे पास यहाँ से 10 साल है, ठीक है। तो 10 सालों का यहाँ पे जो है टॉपअप तो 6 का रहेगा, गलती से मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे मेरे को इन्वेस्टमेंट पीरियड में अभी 10 साल डालने होंगे, ठीक है, क्योंकि 2034 में हम पहुंच चुके हैं, वहां से आगे का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एसआईपी सेम रहेगा 40,000, ठीक है। उसके बाद देखिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ये यहाँ पे 1 करोड़ की हो जाएगी अभी, ठीक है। तो 1 CR की यहाँ पे जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो मैं इसको 1 CR यहाँ पे कर देता हूँ। तो 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, ठीक है। चलिए अभी कैलकुलेट करते हैं इसको सेम। तो कैलकुलेट करने से जो वैल्यू निकल के आ रही नेक्स्ट, तो देखिए ये जो टारगेट है ये काफी ज्यादा वेरी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 करोड़ रुपया आ रहा है। बट मैंने देखिए एक चीज आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म में जो स्टेप अप है वो 6% नहीं रहेगा, वो उससे ज्यादा बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो स्टेप अप को जो है थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगा, और जैसे जैसे मेरी पेमेंट बढ़ेगी तो सैलरी का और ज्यादा बड़ा चंक जो है मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा, जिससे ये पोर्टफोलियो जो है वो 10 करोड़ तो नहीं, अगर 8 या 9 करोड़ भी पहुंचता है तभी मेरे लिए यह बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए मैं शुरू से कैलकुलेट करके आपको फाइनल जो टारगेट है उसके बारे में बता। तो देखिए अभी हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, अभी हम कैलकुलेट करेंगे 2028 के बाद, ठीक है। 2028 के बाद कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 40,000 का मैं एसआईपी करूंगा 2028 के बाद। तो अभी मेरे पास जो रिटर्न है वो मैं 15% ही रखूंगा, बट इन्वेस्टमेंट पीरियड में हम टोटल उतना टाइम डालेंगे जितना हमारे पास है, ठीक है। तो 2052 में मेरा टारगेट है जो मेरे को अचीव करना है। अभी इसमें से हम 34 जो है वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जो अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 2026, जो कि प्रेजेंट में ईयर चल रहा है। तो 34 साल थे, तो 2 साल यहाँ पे 2028 में पहुंच गए, तो 2 साल माइनस कर देते हैं, यानी कि मेरे पास जो टाइम है वो 32 सालों का टाइम अभी बचा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट पीरियड में 32 साल डाल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं एडवांस एसआईपी की। तो 2028 में मेरा जो पोर्टफोलियो होगा वो लगभग 25 लाख का होगा, ठीक है। तो 25 लाख यहाँ पे एंटर कर देता हूं, ठीक है। 25 लाख एंटर हो गया, बाकी टॉपअप और इन्फ्लेशन सेम रहेगा। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो देखिए जो मेच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, अगर हम नीचे जाके इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 114 करोड़ का जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो निकल के आ रहा है। अगर मैं 2028 से एसआईपी करता हूं 2052 तक, ठीक है, तो जो अमाउंट निकल के आएगा वो 114 करोड़ निकल के आएगा, और इसके अंदर 40,000 रुपए की एसआईपी रहेगी विद 6% स्टेप अप, ठीक है। हालांकि देखिए बहुत ज़्यादा बड़े नंबर हैं, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग नंबर है, हर किसी के लिए जो है ये चीज़ मायने नहीं रखेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है अचीव करना ये टारगेट, बट फिर भी मैं कंटिन्यू करूंगा इसको। तो देखिए लास्ट वीडियो मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आप बताना कि आपके 100 करोड़ की जो वैल्यू है वो 2052 में कितनी रहेगी, ठीक है। अगर मैं जो है वो 15% का रिटर्न यहाँ पे ले पाता हूँ तो 114 करोड़ समथिंग जो है बन रहा है। बट अगर मैं 18% का कैगर लेके आ गया, जो कि पॉसिबल हो सकता है स्मॉल एंड मिड कैप में, तो जो है अमाउंट उससे भी ज्यादा बनेगा। उस टाइम पे मेरी जो एज रहेगी वो रहेगी 52, जो कि बहुत ज्यादा जो है ज्यादा एज नहीं है, क्योंकि 52 के बाद ही जो है हमारे पास बहुत टाइम बच जाता है अपनी रिटायरमेंट जो है इंजॉय करने के लिए। बट मैं उसके बीच में क्या क्या करूंगा अभी आपको ये चीजें भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आफ्टर इन्फ्लेशन और टैक्सेशन को काटने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो 20 से 25 करोड़ का, यानी कि 25 से 30 करोड़ का जो है उस टाइम के इसके अंदर वैल्यू होगी, ठीक है। होगा तो नंबर तो 100 करोड़ का, बट जो वैल्यू होगी वो आज की डेट में 25 से 30 करोड़ वाली वैल्यू यहाँ पे होगी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरी जो बड़ी परचेजेस रहने वाली हैं, जो मैंने घर खरीदना है आज से 10 या 15 साल के बाद, तो वो भी इसमें मैंने ऐड नहीं किया। तो देखिए जो हमें घर लेंगे 10 से 15 साल का, हो सकता है वो 3 से 4 करोड़ का मिले, तो वो जो है इसी अमाउंट में से मैं लूंगा। उसके बाद देखिए चाइल्ड एजुकेशन जो है वो 20 सालों बाद मेरे को हायर एजुकेशन करवानी है बच्चों की, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा बच्चे छोटे हैं, 1 साल 2 साल के बच्चे हैं। तो 20 सालों बाद जो है इनकी एजुकेशन के ऊपर भी मेरे को खर्चा करना है। हालांकि देखिए स्टार्टिंग से लेके जो है पैसा खर्चा होना शुरू हो जाता है स्कूल फीसिस वगैरह में, तो वो चीज़ भी साथ ही साथ चलती रहेगी। उसके बाद देखिए मेरा और मेरी फैमिली का जो सपना है कि हम वर्ल्ड टूर करेंगे, तो वो हमारा शुरू होगा आज से 5 या 10 साल बाद, जब एक डिसेंट अमाउंट हमारे पोर्टफोलियो में सेव हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हमने डिसाइड किया कि 2030 के बाद जो है वो हम यहाँ पे जो हमारा पैशन है यानी कि टूरिज्म जाना, वो फॉलो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 2030 तक जो हमने अमाउंट सेव करना है वो हम बहुत अग्रेसिवली करेंगे, और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट पे आ जाएंगे। तो देखिए बेसिकली टारगेट है 100 करोड़ अचीव करने का, बट मैं ये नहीं चाहता हूं कि 100 करोड़ के चक्कर में मैं अपनी लाइफ को जो है कॉम्प्रोमाइज कर दूं। तो मेरा मकसद ये रहेगा कि ये जो है 100 करोड़ अगर मैं नहीं भी अचीव करता हूं तो कम से कम 60-70 करोड़ में अचीव कर लूं। बाकी का जो पोर्टफोलियो है, अगर मैं यही अमाउंट जो है रिमेन इन्वेस्टेड रहता हूं, मतलब पैसा अपना पड़ा रहने देता हूं, इसके अंदर कोई एसआईपी नहीं करता हूं, क्योंकि देखिए जब 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाएगा तो उस टाइम एसआईपी की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये अमाउंट अपने आप धीरे धीरे कंपाउंडिंग की पावर से बढ़ता रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो पैसा होगा एसआईपी का वो इंजॉय करने में लगाऊंगा, बाकी जो 60 से 70 करोड़ जो इकट्ठा होगा वो धीरे धीरे इकट्ठा होते होते ही 100 करोड़ अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं पुरानी वीडियो के अंदर आए हुए कमेंट्स की। तो देखिए मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, जो पुराने वीडियो के अंदर कमेंट्स आए रहते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में जो है रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि यस ग्रो ऐप में इन्वेस्ट किया है, मतलब स्टार्ट ही किया है, और एक क्वेश्चन है कि सीडीएस का ईजीएस्ट अकाउंट ओपन करने से
सही रहेगा। देखिए ईजीएस्ट जो अकाउंट होता है सीडीएस का, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर ये फैसिलिटी होती है, आप अपने जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स है वो हम दूसरे किसी जो है डीमैट अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट से जो है दूसरे किसी डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करने में कुछ नहीं जा रहा, मैंने भी खोला हुआ, आप ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए आप अपने बच्चों को, फैमिली को जो है डीमैट अकाउंट अगर उनके पास है तो उनको गिफ्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक हो गया, कोई भी म्यूचुअल फंड हो गया, उसकी होल्डिंग्स हो गया, ठीक है। तो सीडीएसएल का जो ईजीएस्ट अकाउंट है इसको ओपन करना चाहिए सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखिए एसआईपी को जो है वो एसओए टाइप में ही है कि नहीं, ये कैसे पता करें? तो देखिए इसका पता करने का सिंपली एक मेथड है, मैं अपने पोर्टफोलियो में आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो देखिए मैं एक फंड के ऊपर लेके चलता हूँ, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। अभी इसके देखिए अगर आप ग्रो ऐप में हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिटेल में अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑल फोलियोज दिखाएगा। ऑल फोलियोज को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा फोलियो जो है एसओए में है। देखिए जिसमें डीमैट लिखा हुआ है वो डीमैट का है, और जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ वो एसओए के अकाउंट जो है फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पता कर सकते हैं आपका फोलियो जो है वो डीमैट के अंदर है या फिर एसओए के अंदर है। दूसरा, अगर न्यू एसआईपी स्टार्ट करें तो एसओए पे टाइप में स्टार्ट कैसे करें? भाई देखिए आपको सिंपली ग्रो ऐप में अगर न्यू एसआईपी करना चाहते हो तो आपका एसओए के अंदर ही जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। अदरवाइज जब तक आप जो है डीमैट फॉर्म ऑप्ट नहीं करते, पहले बाय डिफॉल्ट जो है डीमैट में हो रहा था, लेकिन अभी जो मैं न्यू एसआईपी करता हूं वो अपने आप ही एसओए के अंदर जो है हो जाती है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है एसओए टाइप में होना जरूरी है क्या? बिल्कुल भाई ऐसा जरूरी नहीं है, आप डीमैट में भी रख सकते हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया था एसओए वर्सेस डीमैट अकाउंट का, तो उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने सारी चीजें डिटेल में समझाई हुई हैं कि डीमैट अकाउंट के क्या फायदे हैं और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के क्या फायदे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट की बात कर लेते हैं, सेमी कमेंट है, नाइस पोर्टफोलियो ब्रदर, बहुत बहुत बढ़िया सर। उसके बाद देखिए नरिंदर शर्मा जी ने अपना पोर्टफोलियो दिया है जिसको इनको रिव्यू करवाना था, ठीक है। तो यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करवा देता हूँ। तो देखिए पहला जो फंड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, तो देखिए ये भी एक जो है वो हाइब्रिड फंड है जिसके अंदर आपका पैसा गोल्ड में भी लगेगा, सिल्वर में भी लगेगा, डेट में लगेगा और इक्विटी में भी लगेगा, ठीक है। तो ये फंड काफी अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको जो है लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, एक लार्ज कैप कैटेगरी के फंड के जैसे। दूसरा है भाई निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, तो ये मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ऐड है। बेसिकली देखिए इसके अंदर आपका पैसा जो है वो 50% लार्ज कैप में लगेगा, 25% मिड कैप में और 25% जो है वो स्मॉल कैप में लगेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न भी अच्छा बनेगा, रिस्क भी थोड़ा सा कम रहता है एज कम्पेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप, ठीक है। नेक्स्ट फंड है भाई क्वांट का स्मॉल कैप, तो ये भी काफी अच्छा फंड है। बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप अभी अल्फा काफी अच्छा जनरेट कर रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप ये भी मेरे पोर्टफोलियो में ऐड है, तो काफी अच्छा फंड है। एचडीएफसी स्मॉल कैप ये भी अच्छा फंड है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ये भी बहुत बढ़िया फंड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो इन्होंने एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 ले रखा है, मेरे हिसाब से इस फंड को जो है यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर देखिए बेसिकली जो बास्केट है वो 250 कंपनीज की है, जो काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो एक्टिव स्मॉल कैप में जो है कम फंड मतलब कम स्टॉक्स रहते हैं जिससे इनका रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छा मिलता है, बट 250 में इनको 250 स्टॉक में लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग होती हैं, कुछ लॉस मेकिंग होती हैं, तो इससे जो है रिटर्न वो नीचे खींच जाता है, ठीक है। अभी जो आपने स्मॉल कैप 250 और क्वालिटी 50 लिया, ये बहुत फंड है, इसका पैसा जो है आप स्विच करके इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए लॉन्ग टर्म में जो क्वालिटी 50 है वो 250 कंपनीज को बीट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई एसबीआई का सिल्वर फंड ऑफ फंड, तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सिल्वर में देखिए काफी लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो सिल्वर का जो एसबीआई का फंड है इसको आपको रखना चाहिए, बट बहुत कम अमाउंट रखिए, क्योंकि इक्विटी में ज्यादा फायदा होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद एक्टिव मोमेंटम फंड है जो आपका मोतीलाल ओसवाल का, ये भी अच्छा है, इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो डिफेंस फंड है मोतीलाल ओसवाल का, मेरे हिसाब से इस फंड को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितने भी जो है सेक्टोरल या फिर थीमेटिक फंड होते हैं ये लॉन्ग टर्म में साइक्लिकल नेचर के होते हैं। जब इनकी थीम चल रही होती है तो बहुत अच्छे से रिटर्न देते हैं, बट जब जब इनकी थीम नहीं चलती, जैसे ईवी का हो गया और 5 सालों से आईटी का जो है फंड का बहुत बुरा हालत है, तो इस तरीके से आपको नॉर्मल म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए, डिफेंस फंड को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम आपके पास जो है वो रख सकते हैं, अदरवाइज ऊपर एक और मोमेंटम फंड है, तो दोनों का पैसा मर्ज भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ज्यादा फंड होने से क्या होता है आपके पोर्टफोलियो में जो है वो फंड को ट्रैक और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश कीजिए फंड को जो है थोड़ा सा यहाँ पे कम करें। उसके बाद मिड कैप की बात करें तो एक ही मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, यहाँ पे कोशिश करें कि एक और मिड कैप रखे कम से कम, एचडीएफसी का मिड कैप जो है आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे स्मॉल कैप बहुत ज्यादा है, स्मॉल कैप में भी आपको जो है यहाँ पे इंडेक्स फंड कम करना चाहिए, और या फिर ऊपर में से देखिए काफी फंड है, तो इनमें से भी एक आधा फंड जब भी आपका कैपिटल गेन टैक्स बचाना हो तो इसमें से रिडीम करके 1.5 लाख की सॉरी 1.25 लाख की जो है एग्जाम्पशन भी यूज करें, और साथ ही साथ फंड को ट्रिम करते जाएं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ओके एचडीएफसी का मिड कैप इनका है, यहाँ पे नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, तो एचडीएफसी का मिड कैप है, उसको मैं यहाँ पे ऐड नहीं करवाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है भाई देखिए एसबीआई का लार्ज कैप फंड है, ये काफी अच्छा फंड है, इसके अंदर आप एसआईपी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि लार्ज कैप का एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा जरूरी
है। उसके बाद सर मेरा एसआईपी 5000 जाता है, मैं ज़्यादा लमसम करता हूँ। ओके, बिल्कुल ठीक है सर, लमसम करते रहिए, क्योंकि वो भी एक एसआईपी का फॉर्म है। और नेक्स्ट इन्होंने लिखा है, क्या मैं एसआईपी को और बढ़ाऊं या फिर लमसम करता रहूं मार्केट डाउन पर। सर देखिए, मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा एसआईपी को बढ़ा दीजिए। और आपको मैं देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादातर पैसा 15,000 रुपये मेरा ऑटोमेटिक एसआईपी में कटता है और 5,000 रुपये का मैं लमसम करता हूँ। तो मेरा ज़्यादातर पैसा जो है वो एसआईपी में ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो कोशिश करें लमसम आप कम करें, और जो है एसआईपी का अमाउंट जो सॉरी लमसम कम करें और एसआईपी का अमाउंट जो है ज़्यादा रखें, ठीक है। तो टोटल इनका कितना है, 16,60,000 का पोर्टफोलियो है। और इन्होंने लिखा कि 10 ईयर में अभी इन्वेस्टमेंट रहना है 2 CR, ठीक है, का टारगेट है। प्लीज सजेस्ट मी व्हाट टू डू नाउ, प्लीज चेक ओवरलैप ऑल्सो। तो देखिए स्मॉल कैप फंड्स में क्या है ना, स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा फंड ना रखिए आप, 3 स्मॉल कैप ही रखिए। क्योंकि देखिए होता क्या है, अभी यहाँ पे अगर आपको 250 कंपनियां की बास्केट ही बाय करनी है तो फिर तो एक ही फंड ले लीजिए, आप इतने फंड को एक्सपेंस रेशियो क्यों दे रहे हैं। तो 3 स्मॉल कैप रखिए, बढ़िया एक्टिव स्मॉल कैप। उसके बाद ये 250 की बास्केट वगैरह है ये हटा दीजिए, क्वालिटी 50 आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई सिल्वर के अंदर जो आपने ले रखा है इसमें पैसा इतना ही डालिएगा, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। बाकी डिफेंस फंड को आपको यहाँ पे जो है वो ट्रिम करना होगा, अदरवाइज बाकी सारे फंड अच्छे हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो सर ने यहाँ पे मेरे को दिया है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कितने साल का इन्वेस्टमेंट है, तो 3 सालों का। बाकी पुरानी वीडियो के अंदर मैं इस बार सारे कमेंट्स का जो है रिप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है। एक सर ने लिखा है, वेरी गुड, यू आर ऑन राइट ट्रैक, आई स्टार्टेड अर्ली एट 26, दैट्स इज गुड, आई एम 41, आई स्टार्टेड एट 38 विद म्यूचुअल फंड ड्यू टू फैमिली कमिटमेंट। ओके, तो कोई कोई लोग लेट स्टार्ट करते हैं, कोई कोई जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो भाई जाते जाते बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, और पोर्टफोलियो के ऊपर अपडेट लेने के लिए डेली चैनल के ऊपर जो है नई वीडियो और या फिर शॉर्ट्स आ जाता है, तो चैनल के साथ बने रहे लॉन्ग टर्म में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।